ईवी उर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपकी गाड़ी, आपकी सेविंग्स और आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तीनों को हिला के रख सकती है। हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। आपने हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का बयान तो सुना ही होगा कि अगले 6 महीनों में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों की कीमत एक हो जाएगी और 5 साल में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर बनेगा। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में सवाल उठेगा कि क्या ये केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या इसके पीछे है एक ऐसी सच्चाई जो इंडियन इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल के रख देगी। आज की इस वीडियो में हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और पहले बता दो कि हम सिर्फ हवा हवा में बातें नहीं करेंगे। वी विल डीप डाइव इनटू डेटा। हम नंबर्स को समझेंगे, फैक्ट्स के तर्क पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है फ्यूचर। अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर है जो ढूंढ रहे हैं कि अगला कौन से ऑटोमोबाइल या ईवी स्टॉक में मैं निवेश करूं, या फिर आप एक कार बायर हैं जो आने वाले 5 साल में अपनी गाड़ी नई लेने की सोच रहे हैं, तो हर उस व्यक्ति के लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट गाइड। एक एक लाइन में मैं आप लोगों को सारी चीजें डिकोड करके देने वाला हूं, तो एक भी लाइन स्किप मत कीजिएगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी सारे लोग एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को अच्छा भी पाते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी से लाइक कर दो, बिकॉज गारंटी दे रहा हूं आपको ईवी रिलेटेड इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चाय लीजिए, पकोड़ा लीजिए साथ में। पकोड़ा अगर आपकी वाइफ ने नहीं बनाया और मम्मी ने नहीं बनाया तो उनको बोलो मम्मी पकोड़ा बना के दो, और उसके बाद बैठ जाइए इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले बड़े पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत, इंडिया क्या बिलियन डॉलर ईवी ड्रीम है। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा ईवी का सीन क्या है और कितना बड़ा है। नंबर्स की बात करें तो 2024 में इंडिया का ईवी मार्केट 8.49 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। ये सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अभी असली पिक्चर तो बाकी है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो अनुमान ये है कि ये मार्केट 40.7% के सीएजीआर से बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे ये सीएजीआर जो आप कह रहे हो अभिषेक भाई, ये क्या भला है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये होता है कि हर ईयर, हर साल ऑन एन एवरेज ये मार्केट 40.7% से ग्रो करेगा। इमेजिन करो आपका इन्वेस्टमेंट 40% से हर साल अगर ग्रो करे, वैसा ही कुछ पोटेंशियल दिखता है एक्सपर्ट्स को। बाय 2030 तक ये मार्केट 101.4 बिलियन डॉलर का हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, गाड़ियों की सेल्स की तो अभी तक हमने बात नहीं करी। यहाँ नंबर्स और भी ज्यादा शॉकिंग लगेंगे। अभी इंडिया में बिकने वाली कुल गाड़ियों में से लगभग 5% ईवी है, केवल 5%। लेकिन 2030 तक ये पेनिट्रेशन 8 गुना बढ़ने की उम्मीद है। एनुअल सेल्स यानी कि हर साल बिकने वाली ईवी गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ 91 लाख यूनिट्स तक पहुंच सकती है। ये 49.79% सीएजीआर की ग्रोथ है। ये सब क्यों हो रहा है आखिरकार? इसके पीछे है सरकार का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान। नीति आयोग जो इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है, उसने साफ टारगेट सेट किया है बाय 2030। क्या टारगेट सेट किया है? 80% टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। मतलब हर 10 में से 8 बाइक्स जो आप चलाते ब्रूम ब्रूम या ऑटो जो बिकेगा वो इलेक्ट्रिक होगा। 30% प्राइवेट कार्स इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए, ऐसा उन लोगों का टारगेट है। 40% बसेस इलेक्ट्रिक होनी चाहिए और 70% कमर्शियल व्हीकल्स किसको कहते हैं? जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक्स हो गए, बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है, वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ये सिर्फ एनवायरनमेंट बचाने की बात नहीं हो रही है, इसके पीछे जबरदस्त इकोनॉमिक्स भी है। अगर हम ये 30% ईवी पेनिट्रेशन का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो 2030 तक हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल 31% तक कम हो सकता है। सोचो, इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप सोचोगे, फाइनेंस के दिमाग से सोचोगे, तो कितना ज्यादा फायदा है, कितना पैसा बचेगा देश का। और उस पैसे से देश में जॉब्स हो गई, रोड्स हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये है आत्मनिर्भरता के तरफ एक बहुत बड़ा कदम। जहां हम लोगों की सोच खत्म हो रही है, वहां पे पॉलिसी मेकर्स की सोच शुरू हो रही है। द बिगर पिक्चर इज क्लियर। इंडिया का ईवी मार्केट एक रॉकेट की तरह है जो लॉन्च पैड पर अभी हाल फिलहाल पे खड़ा है। द क्वेश्चन इज, इस रॉकेट में कौन कौन से पैसेंजर्स, कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो चलिए उनके बारे में अब थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। अब प्लेयर्स जो हैं अभी फिलहाल इस सेगमेंट में, उन्हीं में असली गेम होगा और आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर डोमिनेट कर सकता है। लेट्स सी सबसे ज्यादा किस प्लेयर के लिए कमेंट्स आते हैं और किस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। जब ईवी की बात आती है तो एक नाम सबके जुबान पे होता है, टाटा मोटर्स। एंड फॉर वेरी गुड रीजन।
टाटा इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इंडियन ईवी मार्केट। द किंग कहते हैं। टाटा मोटर्स के डेटा के हिसाब से देखते, फाइनेंशियल ईयर 2025 में टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल मार्केट में शेयर 13.9% था। ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिर्फ 5% था। आप ग्रोथ देखिए, एक काफी अच्छा जंप है। लेकिन ईवी में तो इनका दबदबा ही अलग लेवल का है। एट वन पॉइंट टाटा मोटर्स हैड ओवर 80% मार्केट शेयर इन द पैसेंजर ईवी सेगमेंट। हाँ, हाल ही में इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, अराउंड 80 से गिर के 62% तक हो गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा मोटर कमजोर हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कंपटीशन और बढ़ रहा है, जो कि एक हेल्दी साइन है। मैं अगर एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर के हिसाब से भी देखूं, मेरे को वो एक हेल्दी साइन दिखता है, क्योंकि टाटा के पास है एक सॉलिड पोर्टफोलियो। नेक्सन ईवी से उन्होंने मार्केट में कैप्चर किया है। फिर टियागो ईवी हो गई, वो आई, जो शहर के लिए एक परफेक्ट अफोर्डेबल गाड़ी बनी। इसका रनिंग कॉस्ट सिर्फ 1 to 2 रुपीज पर किलोमीटर। सोचिए, 100 किलोमीटर चलाना है तो मात्र 100-200 रुपए में आप कितना कुछ कर सकते हैं। कि पेट्रोल की गाड़ी में आराम से ये 800 से 1000 रुपीज लगता है, यहाँ पे 100 से 200 रुपीज में आपका काम बन जाता। और पंच ईवी ने आकर मार्केट में किस तरह की आग लगाई वो तो आपने देखा है। इन्वेस्टर्स के लिए टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफी समय से एक हॉट स्टॉक रहा है। एनालिस्ट रेटिंग इसकी 78 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाय कैटेगरी में इसको लाके खड़ा करती है। स्टॉक एक्सपर्ट्स 2025 तक इसका टारगेट करीब करीब कहते हैं 771 से 1000 तक रखता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस कहती हैं। कुछ बुलिश एनालिस्ट तो 2030 तक इसका प्राइस 2000 रुपीज तक जाने की बात करते हैं। कंपनी 15,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट भी कर रही है अपनी ईवी बिजनेस टाटा JLR। उनका टारगेट है कि 2030 तक उनका सेल्स का 30 से 40% हिस्सा ईवी से ही है। अब चैलेंजर कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर टाटा किंग है तो महिंद्रा एक पावरफुल चैलेंजर बन के उभर रहा है यहाँ पे। उनका फोकस है XUV 400 पे। ये गाड़ी डायरेक्ट नेक्सन ईवी को टक्कर देती है। महिंद्रा ईवी को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उन्होंने 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान ऑलरेडी बनाया है सिर्फ ईवीज के लिए बिटवीन द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2027 तक। इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो महिंद्रा एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.7 लाख करोड़ का है और एनालिस्ट रेटिंग 89 है, विच इज एक्सीलेंट। वो भी BE, जो कि बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर नए मॉडल्स जैसे कि BE6E हो गया और XEV9E हो गया, ये सब ला रहे हैं। इनके आने वाली गाड़ियों में वॉक्सवैगन के कंपोनेंट्स यूज होंगे, जो इनकी टेक्नोलॉजी को और स्ट्रांग बनाएंगे और रोबस्ट बना देंगे। बट इसके साथ हमको भूलना नहीं चाहिए, ये सब दो अगर धुरंधर प्लेयर है तो एक स्लीपिंग जाइंट भी है, जिसको मारुति सुजुकी कहते हैं। बात करते मारुति सुजुकी की, इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.93 लाख करोड़, लेकिन ईवी के गेम में ही अभी तक थोड़ा सा पीछे रहा। उनका फोकस हाइब्रिड्स पे ज्यादा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो भी जाग रहे हैं। मारुति ई विटारा नाम से अपनी पहली ईवी लॉन्च करने की तैयारी में है। उनका प्लान है 2030 तक 4 पैसेंजर्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पैसेंजर ईवी और 2 कमर्शियल ईवी लॉन्च करने का है। उन्होंने 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ऑलरेडी कर दिया है। एनालिस्ट रेटिंग इनकी 70 की है, जो आने वाले समय में इनके ईवी प्लान्स के सक्सेस पर डिपेंड करती है। मारुति को भी हमको कम नहीं समझना चाहिए। उनके पास इंडिया का सबसे बड़ा सेल्स और सर्विस नेटवर्क है। एट द एंड सेल्स बिकम्स द किंग बिकॉज इट इज द ब्लड लाइन ऑफ एनी कंपनी। जब वो ईवी मार्केट में पूरी ताकत से उतरेंगे तो गेम बदल सकता है। आपको मैं बता दूं कि टू व्हीलर में भी कहीं ना कहीं टाइटन्स आपको देखे जा रहे हैं। ओला को तो आपने जाना ही होगा, बजाज हो गया, TVS इंडिया हो गया, ये सब असली ईवी रेवोल्यूशन कार्स में ही नहीं दिखा रहे, ये भी बता रहे कि भैया टू व्हीलर्स में भी हो रहा है। यहाँ का मार्केट भी शेयर बैटल ग्राउंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, एक स्टार्टअप जिसने आधी मार्केट हिला दिया। They became the first Indian EV market to sell over 9 lakh units। जी हाँ, छोटा मोटा अमाउंट था, 9 लाख यूनिट्स। लेकिन अब इनका ना हनीमून पीरियड थोड़ा सा खत्म हो रहा है। मार्केट शेयर जो 34.5% था, वहां से गिर के 29.7% हो गया है। बजाज ऑटो की क्या बात करें, लेजेंडरी प्लेयर है और उनका कमबैक हो रहा है। इन्होंने अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर से कमाल कर दिया है। इनकी सेल्स में 112% की ग्रोथ आई है और मार्केट शेयर में इसी के कारण 11.1% से बढ़ गया है। ये 19.7% पे आ चुका है। लोग बजाज के ब्रांड और सर्विस नेटवर्क पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पुराना ब्रांड है। टीवीएस मोटर की भी बात करें, और एक लेगेसी प्लेयर ही है जो iQube स्कूटर के साथ कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। ये साफ दिखाता है
कि अब कस्टमर सिर्फ फैंसी फीचर्स नहीं देखना चाहता कि भैया आप बहुत सारी चीजें लगा दो, बहुत सुंदर बना दो, नहीं, बल्कि रिलायबिलिटी, ट्रस्ट और आफ्टर सेल सर्विस भी ज्यादा देख रहा है। बिकॉज ईवी एक नया सेगमेंट होता है, तो लोगों को एक थोड़ा ट्रस्ट चाहिए, उनको एक आफ्टर सेल सर्विस चाहिए। तो ये है मैदान के सबसे बड़े खिलाड़ी जिनके बारे में मैं बात करी, पर इनकी गाड़ियां वाकई में क्या इतनी अच्छी है, कस्टमर क्या क्या कहना है, चलिए एक एक करके अब उसको भी डिकोड करते हैं। बिकॉज जब हम एनालाइज कर रहे हैं पूरे लैंडस्केप को, तो हमको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भैया क्या सीन चल रहा है, ठीक है। देखिए, डेटा और नंबर्स अपनी जगह पर है, पर असली सच ये बताता है कि जब हम ओवरऑल सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे जाते हैं और बहुत सारे फोरम्स पे जाते हैं, तो कस्टमर रिव्यूज़ का डेटा निकालते हैं, तो वो काफ़ी मिक्स्ड आता है। देखिए, शहरी बाबूस के लिए तो भाई एक वरदान है, अर्बन प्लेयर्स के लिए वरदान है कम्यूट करना, यानी शहर में रोज ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ईवीज काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग आ रहा है। एक यूजर लिखते हैं कि भाई उनकी जो टाटा पंच ईवी है, उन्होंने 78% बैटरी में 188 किलोमीटर का रेंज दे दिया सिटी में, और ओवरटेक में जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो कमाल का। इस तरह से वो यूजर लिखते हैं। एक और टियागो ईवी के ओनर है, वो लिखते हैं कि सिटी यूज के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है, एकदम स्मूथ है, मक्खन जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, और हर महीने फ्यूल में 1500 रुपए की मेरी बचत हो रही है, भैया मैं तो बड़ा खुश हूँ। देखिए, एक आम इंसान के लिए, आपके और मेरे जैसे के लिए 1500 रुपए भी बड़ी बात होती है, तो भाई साहब ये बिल्कुल सही बात बोली आप। लोग लो रनिंग कॉस्ट और साइलेंट वाइब्रेशन फ्री राइड और भी बहुत सारी तारीफ करते हैं। ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बीवी को घुमाना, मार्केट जाना, इन सब कामों के लिए ईवीज परफेक्ट हो रही है। लेकिन इसके साथ बैड भी है। बैड क्या है? हाईवे पे परेशानी। जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं, कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ से शुरू होती है रेंज एंजाइटी और चार्जिंग की चिंता कि भैया गाड़ी लेके निकल तो गए, गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा दिया, वाइफ को बताया नहीं है, और अपन दूर तो आ गए, लेकिन ईवी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। एक यूजर ने बेंगलुरु से हैदराबाद की ट्रिप का अनुभव शेयर किया। उन्हें ये 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे लग गए। अब है 15 घंटे क्यों? क्योंकि रास्ते में कई बार चार्जेस खराब मिले, उसके बाद एक चार्जर पर 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके चक्कर में उनका बड़ा डिले होगा। कई यूजर से लिखते हैं कि लॉन्ग ट्रिप्स पे ईवी में बैठे बैठे नोजिया, मतलब बहुत लोगों को होता है, जैसा फील होता है। बजाज चेतक का एक ओनर ने कंप्लेन किया कि एक सर्विस के बाद उसकी गाड़ी का बीएमएस, जो कि बीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो फेल हो गया था, तो वो रास्ते में अटक गया। देखिए, वन ऑफ केसेस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूजर एक्सपीरियंसेस जो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, फोरम्स पे अवेलेबल है, हम उनकी बात करें। टाटा ईवीज के बारे में भी बीएमएस फेलियर और सर्विस इशू की काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये समझिए। और मुझे जो एक लगता है, जो अगली साइड है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के सच को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? इन सब परेशानियों की जड़ है इंडिया का अंडर डेवलप्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको मैं बहुत पहले लास्ट 2-3 साल से काफ़ी पॉडकास्ट में भी कह चुका हूँ। चलिए इसको नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में अभी सिर्फ 4557 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है हाईवेज पर। पीएम ई ड्राइव स्कीम के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 29,277 टोटल पब्लिक स्टेशन हैं, बट हाईवे नंबर्स आर लिटिल लोअर। मैं टोटल वर्सेस हाईवेज की बात कर रहा हूँ। अब इसको कंपेयर करते हैं चाइना से, थोड़ा क्योंकि घूम फिर के चाइना के साथ आता है। वहां पे 7.2 मिलियन, मतलब 72 लाख चार्जिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से कि 3.2 मिलियन पब्लिक है। कहाँ 29,000 और कहाँ 32 लाख। जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स की नहीं है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ऐप्स है। चार्जर तक जो पहुंचता है, वो तक आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ इधर उधर काम नहीं करती। अगर काम कर रही है तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ज़्यादातर 30 to 60 किलो वॉट की है। एक कार को फुल चार्ज करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो रियलिटी चेक ये है कि ईवीज आर ब्रिलियंट फॉर सिटी यूज। आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम कर जाएगी, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जब आप वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ कहीं बहुत दूर जाने की कोशिश करोगे, दे आर स्टिल अ गैम्बल। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का मजबूत नहीं होगा, हाईवे पे जीरो वाली बात सच्चाई के लिए काफी ज्यादा दूर नहीं है। अब देखते हैं कि जिन देशों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वहां ईवी का सीन कैसा है। तो एक एक करके अपन ग्लोबल लैंडस्केप को भी समझ जाते हैं ना, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे लोग बोल रहे, तूने कैसे बोल दिया मैं ईवी इतने टाइम से। बाय द वे, आप में से जितने लोग ईवी चलाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए, बिकॉज वीडियो भी और थोड़ा लंबा जाएगा भैया, मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ सारा। तो चलिए ग्लोबल रेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया से मुकाबला इंडिया का ईवी ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन हम इस रेस में अकेले नहीं है। एक एक करके देखते हैं कौन कौन है। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन हो सकता है? 1 मिनट के लिए सोचो।
यूएस होगा, यूके होगा, जापान, चाइना। चाइना ईवी का पावर हाउस है, एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। मार्केट शेयर की बात करें तो 2023 में चाइना के ईवी मार्केट शेयर 37% था। वहां बिकने वाली हर 100 में से 37 गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी। कंपेयर टू दैट इंडिया केवल 5% है। प्रोडक्शन की बात करें 2024 में चाइना ने 1.73 करोड़ इलेक्ट्रिक कार्स बनाई। दे प्रोड्यूस कार्स ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड ईवी। दुनिया की ये जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके 70%, भाई साहब चाइनीज कहीं नहीं रुकते। सीक्रेट सॉस क्या है भैया, ऐसा क्या कर दिया? उनके पास है 3 सीक्रेट वेपन, अब इसको समझते हैं। पहला तो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। BYD जैसी कंपनी गाड़ी के 60% से ज्यादा कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द बैटरी इन हाउस बनाती है, इससे उनका कॉस्ट कम हो जाता है और कंट्रोल में रहता है। दूसरा, गवर्नमेंट की सब्सिडीज। 2009 से लेके 2022 तक चाइनीज सरकार ने $29 बिलियन, INR में अगर मैं कन्वर्ट करके दूं तो 2.4 लाख करोड़ की सब्सिडीज दी है इनको कि भैया तुम बनाओ, उन सब्सिडी है। सप्लाई चेन पे भी डोमिनेंस है। दुनिया की 80% ईवी बैटरीज चाइना में बनती है। लिथियम, कोबाल्ट जैसी जरूरी मिनरल्स पर उनका ऑलरेडी कंट्रोल है। 2023 में चाइना की कंपनी BYD ने सेल्स में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। टेस्ला कौन सी कंपनी, कौन मालिक है ये टेस्ला का, कमेंट्स में बताओ तो थोड़ा। उन्होंने 30 लाख नए एनर्जी व्हीकल्स बेच दिया। आज चाइना जापान को पीछे छोड़ रहा है, दुनिया की सबसे बड़े कार एक्सपोर्टर बनने में ऑलरेडी बन चुका है, और इनोवेटर तो है ही। यूएसए की अगर मैं बात करूं, चाइना की तो मैं कहूं, यूएसए की बात करूं, यूएसए में ईवी मार्केट का शेयर 10% है। यहां का राजा कौन है? टेस्ला है। सिंपल सी बात है, जिसका अकेला वहां पे 50.9% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। स्ट्रैटेजी का यूएसए का फोकस इनोवेशन पे हमेशा रहता है। तो टेस्ला की सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी, उनका सुपर चार्जिंग नेटवर्क, ये सब उनके प्राइम एग्जांपल्स है। पॉलिसी, वहां के सरकार ऑलमोस्ट 6.25 लाख करोड़ तक का टैक्स क्रेडिट देती है ईवी खरीदने पर। उन्होंने नेवी प्रोग्राम, NEVI कैपिटल में प्रोग्राम लॉन्च किया है हाईवे पे चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए। आप सोचो कितने एग्रेसिवली ये कर रहे हैं। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने चाइनीज ईवीज पर 100% टैरिफ उर्फ इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। ये अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स जैसे कि GM और फोर्ड को बचाने के लिए कर रहे हैं कि भैया हम अपने देश की चीजों को बचाएंगे। अब जापान की अगर मैं बात करता हूँ तो जापान की जो टोयोटा है, होंडा है, इस तरह की कंपनीज है, ईवी की रेस में काफी पीछे हैं। उनकी ईवी मार्केट शेयर हार्डली 1% है, 1% से भी कम होगी। जापान ने ना हाइब्रिड पे ज्यादा फोकस किया है। टोयोटा प्रायस हो गया, वो प्योर ईवीज को लेकर हमेशा से थोड़ा सा ना एहतियात बरत रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ही बेटर रहेगी, तो वो अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ईवी कुड बी फ्यूचर और नॉट। तो इस कॉशियस अप्रोच के कारण वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी पीछे रह गए हैं, और अब ग्लोबल ईवी मार्केट में भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं पेनिट्रेट करने में। बट इसके बीच में आता है यूरोप का ईवी मार्केट शेयर है 20%। यहाँ का वॉल्क्सवैगन की ID सीरीज जैसी गाड़ियां धूम मचा रही है ऑलरेडी। यूरोप का हथियार है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। वो हमेशा से अपने स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे वर्क करते हैं। उन्होंने EU7 जैसे कड़े इमिशन नॉर्म्स बनाए हैं, और 2035 से पेट्रोल या फिर डीजल कार्स में बैन लगाने का प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं हम रेफरेंस पॉइंट जापान से लेते हैं इन चीजों में, यूरोप से लेते हैं। इससे कंपनीज मजबूर हो रही हैं ईवीज बनाने के लिए। इंडिया को अगर हम देखते हैं कि किस तरह से प्लेस्ड है, किस तरह से कंपैरिजन है, तो अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी। इस कंपैरिजन से साफ है कि इंडिया अभी शुरुआत कर रहा है। हमें चाइना से स्केल और कॉस्ट इफेक्टिवनेस सीखनी चाहिए, यूएसए से इनोवेशन और यूरोप से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। अगर हम इन सब का एक इंडियन ब्लेंड बना पाए तो हम भी इस रेस में चैंपियन बन सकते हैं। और इस ब्लेंड को, ये जो पूरा ब्लेंड बनेगा, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी और मेरी नहीं, क्योंकि इसके लिए पॉलिसी चाहिए, पैसा चाहिए, तो सरकार की हो। अब गवर्नमेंट का क्या मास्टर प्लान है, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सरकार का प्लान है किसी भी देश में इतना बड़ा बदलाव बिना सरकार के सपोर्ट के नहीं हो सकता। तो इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन को पुश करने में 2 चीजों का सबसे बड़ा हाथ हो रहा है। वो है कि सरकारी पॉलिसीज और नितिन गडकरी जी का विजन, जिसको मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। नितिन गडकरी एक विजनरी लीडर है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो हम सभी जानते हैं, ईवी के सबसे बड़े चैंपियन है। वो आने वाले 5 साल में इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर बनाना चाहते हैं। उनके कुछ
की स्टेटमेंट्स और विजन जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में काफ़ी रेगुलरली कहा है उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे कि उनका कहना है कि 6 महीने में ईवीज और पेट्रोल की गाड़ियों की कीमत बराबर हो जाएगी। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया। ये बैटरी कॉस्ट के गिरने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ाने से ये चीज़ पॉसिबल होगी। वो पुश करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कि भैया और बनाओ, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में वहाँ पे स्लैश डाउन होगा। प्लस सब्सिडीज को रोकने का उन्होंने ये भी कहा है कि अब सब्सिडीज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5% जीएसटी से ही ईवी को प्रमोट करने के लिए हमको लगता है काफ़ी है। जो हमने 5% जीएसटी हो गया, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री को अपने पैरों पर अब खड़ा होना होगा। उनका प्रोजेक्शन ये है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री जिसमें ईवीज का एक बड़ा योगदान होगा, की प्लेयर होंगे, वो 10 गुना बढ़ेगी। आई रियली लाइक हिज ऑप्टिमिज्म। और ऐसा भी नहीं कि वो काम नहीं करते, वो काम भी करते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर ग्लोबल ईवी मार्केट पर कब्जा करे। उनका विजन है कि अंडर अगस्त 2024 तक इंडिया में ऑलमोस्ट 44 लाख ईवीज रजिस्टर हो चुके थे जो उन्होंने देखा है। और उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में चाइना को पीछे छोड़ सके, इस तरह के डेवलपमेंट्स हम करेंगे। अब क्रिटिक्स ऑब्वियसली कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन उनका विजन इंडस्ट्री को लेकर क्लियर एक तरफा डायरेक्शन पे है। फेम, पीएलआई एंड पीएम ई ड्राइव गडकरी जी के विजन पॉलिसीज के थ्रू जमीन पर उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पॉलिसी मेकर्स ने ये सब पॉलिसीज बनाई हैं जिससे कि ईवी को मार्केट में लाने की कोशिश करी जाती है। आइए इनको सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं ये पॉलिसीज क्या है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा अगर ईवी रिलेटेड कुछ भी जानना है तो इस वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगा। पहले फेम की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या था ये? 10,000 करोड़ की स्कीम थी जिसका मकसद ईवी खरीदने वालों को डिस्काउंट और सब्सिडी देना और चार्जिंग स्टेशंस बनाना था। इम्पैक्ट क्या था? इसने शुरुआती दौर में ही मार्केट को बहुत बड़ा पुश दिया। इसके अंडर 7400 व्हीकल्स स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक बसेस का सैंक्शनिंग हुआ, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं सुधरा है। मार्च 2024 में ये स्कीम खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं ये हमने एक डेवलपमेंट देखा। फिर पीएलआई की बात करें, जिनको नहीं पता, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्या है? ये मेक इन इंडिया का बूस्ट देने वाला स्कीम है। सरकार कहती है आप इंडिया में ईवी क्या है, एडवांस पार्ट्स जैसे कि बैटरी बनाओ और हम आपको उसकी सेल्स पर एक्स्ट्रा पैसा उर्फ इंसेंटिव दें। बजट की बात कर लें तो बजट में इसके लिए 25,000 या 26,000 करोड़ के आसपास रखा गया है। और कंपोनेंट्स के लिए एक अलग पीएलआई स्कीम जिसको कि एसीसी एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए भी अलग से रखा गया है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। इम्पैक्ट क्या हुआ इससे? टाटा, फिर महिंद्रा, ओला जैसी डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और वे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा रही हैं। अब पीएम ई ड्राइव की बात कर लें, अक्टूबर 2024 तक का क्या है ये भाई? ये फेम स्कीम का नया अवतार है। हमने क्या बताया? फेम स्कीम खत्म हुई, उसके बाद ये वाली स्कीम आई। इसका फोकस भी है डिमांड बढ़ाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाने में। बजट क्या है इसका? बजट आउटले अगर आप देखते हो तो 10,900 करोड़ का है। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक कार्स को सब्सिडी से बाहर रखा गया है, क्योंकि भैया सब्सिडी हम नहीं देंगे। नितिन गडकरी जी इज वेरी क्लियर। सरकार का मानना है कि कार मार्केट में अब आप अपने आप ग्रो कर सकते हैं। फोकस अब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स और बसेस पर है। इसके अंडर 72,300 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान है। तो सरकार का प्लान ऑलरेडी ट्रिपल लेयर्ड आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ट्रिपल लेयर्ड कैसे हो रहा है? पहले तो डिमांड पुश, पीएम ई ड्राइव के थ्रू लोगों को सस्ते ईवी देकर खरीदने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। दूसरा सप्लाई पुश, पीएलआई कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एनकरेज करा जा रहा है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, पीएम ई ड्राइव के थ्रू चार्जिंग स्टेशंस का जाल बिछाया जा रहा है, पूरा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये पॉलिसीज की वो इंजन है जो इंडिया की ईवी गाड़ियों को आगे बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं ईवी के ग्रोथ को बढ़ा रही है। और जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो उसमें बैठे इन्वेस्टर्स का तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? आप ही लोग बताओ, बनेगा ना। अब आपका पैसा जो अब एज एन इन्वेस्टर देखते हैं, आपका पैसा भैया आपका फायदा। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि इस पूरे ईवी रेवोल्यूशन में आपके लिए एज एन इन्वेस्टर क्या है? पैसा कहाँ पर आपको दिख सकता है, कहाँ पर बनने की मनोकामना है, कहाँ पे आपके चांसेस है? पहली बात, ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी हॉट रहेगा, जिन लोगों के दिमाग में सवाल है। ऑलमोस्ट $40 बिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 3 3 साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास
का इन्वेस्टमेंट 2030 तक अनाउंस हो चुका है, विच इज गुड। हाल ही में सरकार एक नई पॉलिसी लाई है जिसके अंडर टेस्ला जैसी विदेशी कंपनीज इंडिया में 4,150 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करती हैं तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी में छूट मिलेगी। टेस्ला ऑलमोस्ट 16,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया में एंटर करने का प्लान ऑलरेडी बना रही है। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बट ऑलरेडी बना रही है। जब टेस्ला आएगी तो पूरा इकोसिस्टम में तेजी ग्रो करेगा। आई नो यूएस में ट्रम्प भाई साहब जो टैरिफ का गेम खेल रहे हैं उसके चक्कर में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उनके संबंध हमारे प्यारे इलॉन मस्क भाई साहब के साथ भी अच्छे नहीं। बाय द वे ट्रम्प भाई साहब के पूरे टैरिफ माजरे को इंडिया में क्या इंपैक्ट होगा समझना है तो 2 दिन पहले अपने चैनल पर हमने वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए देखते हैं। तो व्हीकल जो द व्हीकल मेकर्स OEMs होते हैं इनका सबसे ज़्यादा क्या तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स देखते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लगता है। अगर ये अपना मार्केट शेयर वापस रिक्लेम कर लेता है तो इनके नए मॉडल जैसे कि ईवी में आ रहे हैं, सियारा हो गया, कर्व हो गया, ये हिट अगर होते हैं तो स्टॉक्स में तब ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। बट रिमेंबर कीजिए कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने ये टारगेट दिया है कि 2030 तक ये 2,000 रुपये तक आएगा, लेकिन कंपटीशन इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। डेट टू इक्विटी की मैं मार्क करूँ तो 1:15 का है, जो थोड़ा सा मेरे को हाई लगता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूं तो टाटा मोटर से मेरे को रिलेटिवली बेटर दिख रहा है। वैसे आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को याद से वो कीजिए, लेकिन मैं रीजंस बताता हूं जो मुझे लगता है। इनका जो ईवी बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है, एनालिस्ट रेटिंग भी 89 है, तो एनालिस्ट के हिसाब से ये बेटर रहता है। मारुति सुजुकी पे बात करूं तो कहीं ना कहीं डार्क हॉर्स है। अगर इनका ईवी स्ट्रैटेजी काम कर गया तो फिर ये एक अंडर वैल्यूएशन पे इसका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। प्लस इनका एक जीरो डेट टू इक्विटी का रेशियो जो हमेशा से जो भी मारुति को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसमें ये चीज़ दिखती है, तो दैट इज अनदर पॉइंट। बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर की बात करूँ तो टू व्हीलर स्पेस की ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं। इनका ईवी बिजनेस इनके टोटल रेवेन्यू का एक अच्छा खासा पार्ट बन सकता है। अगर आप 2 वॉट रेवोल्यूशन पर बेट कर रहे हैं, टू वॉट रेवोल्यूशन पे बेट करना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है एंसिलरी इंडस्ट्रीज असली पैसा एक्चुअल में आपके लिए बना के रख सकती हैं रैदर देन डायरेक्ट ऑटो इंडस्ट्री। गाड़ी तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है बट उनको बनाने के लिए 100 चीजें लगती हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए। आप खुद सोचो, गाड़ी तो बन जाएगी लेकिन क्या बिना बैटरी के चल सकती है? तो बैटरी मेकर्स ईवी की आत्मा है भाई। भाई ईवी की आत्मा होती है उसकी बैटरी, बिना बैटरी की कुछ नहीं चलेगा। गाड़ी की कॉस्ट का 40 to 50% हिस्सा बैटरी ले जाती है। तो कंपनीज कैसी हो रही है, हमारा राज हो गई, एक्साइड हो गई, सब बैटरीज बनाते हैं, लिथियम आयन बैटरीज बना रही, उन्हें PLI स्कीम का भी फायदा मिल रहा है। तो ये एक अलग सेक्टर है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी नजर होनी चाहिए। जैसे जैसे ईवी बढ़ेगी तो चार्जिंग की भी तो डिमांड बढ़ेगी। अब चार्जिंग स्टेशंस में कौन कौन से प्लेयर आ जाता है, जैसे टाटा पावर हो गया। टाटा पावर इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क चला रहा है। उनका प्लान है 2038 तक 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स देख लीजिए, जैसे छोटी कंपनीज भी स्पेस में आने की कोशिश करें। कंपोनेंट सप्लायर्स अगर आप देख लेते हैं ईवी स्पेस में, कंपोनेंट सप्लायर्स कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे स्पेसिफिक पार्ट्स को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, जैसे सोना BLW हो गया जो कि ईवीज के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंबलीज करती है। फिर JBM हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे एरियाज हो गए। वो सब पानी पी लेते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं। बोरोसिल की बॉटल मस्त होती है। एनीवेज, रॉ मटेरियल्स की बात कर लें तो रॉ मटेरियल्स में क्या हो जाता है कि जैसे कि बैटरी बनाने के लिए क्या लगता है, आप खुद सोचो। लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो इसमें कौन सी कंपनीज है, आप वो जाके एनालाइज करो। हिमाद्री केमिकल्स हो गया, वो एलॉड मटेरियल बनाने का काम करती है, फ्यूचर सप्लायर भी हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने के बाद इन्वेस्टमेंट के कुछ रिस्क भी होते हैं। कैसे? देखिए, सावधानी हमेशा ज़रूरी है। हम लोग हमेशा क्या होता है, ब्राइट साइड देख के हम कूद पड़ते हैं कहीं पर भी, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जब तक आप A to Z किसी भी सेगमेंट का ना समझ लो, प्लीज़ डायरेक्टली जाके मत पूछ। सबसे पहले पॉलिसी का रिस्क, सरकार की पॉलिसी कभी भी बदल सकती है। मेरे को याद है सुजलॉन काफी टाइम तक इसलिए परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि उस समय पे विंड मिल के लिए अलग सब्सिडीज थी जो अचानक से चले गई। तो सब्सिडीज को हटाना यानी स्टॉक पर सीधा असर होता है। दूसरा, कंपटीशन। चाइना की सस्ती गाड़ियों और टेस्ला जैसी प्रीमियम कंपनीज के आने से डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी का रिस्क, अगर कल को
कोई साइंटिस्ट, पागल साइंटिस्ट, मैड साइंटिस्ट कोई नई बैटरी टेक्नोलॉजी लेके आ गया, जैसे कि सोडियम आयन करके लेके आ गया, तो एग्जिस्टिंग जो लिथियम आयन है उस पर इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज का तो नुकसान हो जाएगा, अचानक से इंडस्ट्री बदल जाएगी ना। सप्लाई चेन का रिस्क हो गया। देखो भाई, इंडिया अभी भी बैटरी सेल्स और रॉ मटेरियल्स कहाँ से ला रही है, चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना। तो जियोपॉलिटिकल अगर टेंशंस बढ़ जाती है तो उसके चक्कर में पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। इसलिए अपने पैसे एक ही जगह पर मेरे हिसाब से कभी नहीं लगाना चाहिए। बफेट साहब भी कह गए, सारे बड़े इन्वेस्टर कहते हैं डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। कुछ पैसे सेफ बेट्स पे लगाना चाहिए, जैसे कि बड़ी कंपनीज हो गई। कुछ पैसे हाई ग्रोथ में लगानी चाहिए, जैसे जिस पे थोड़ा सा रिस्क होता है। और कुछ पैसे आप लगा सकते हो स्मॉल कैप्स में। इस तरह से आपकी ये चीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में सवाल ये उठता है कि भाई कंक्लूड तो कर दो, व्हाट इज द एक्चुअल फ्यूचर ऑफ ईवीज इन इंडिया। तो आंसर है, फ्यूचर इनएविटेबल है और इनक्रेडिबली ब्राइट है, बहुत अच्छा है, बट फिल्ड विद चैलेंजेस। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है। बायर्स की बात करें, अगर आप शहर में रहते हैं और आपकी डेली रनिंग 50-100 किलोमीटर की है, तो भैया ईवी आपके लिए फैंटास्टिक ऑप्शन है। आंख बंद करो और आप ले सकते हो। आपकी रनिंग कॉस्ट 80 से 90% कम हो जाएगी। भैया, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। वही जो पैसा बचेगा उसको अगर आज आप एसआईपी में लगा देते हो 25 साल बाद, ठीक है। अगर आप हफ्ते में लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स प्लान करते हो तो शायद आपको 2-3 साल तक इंतजार करना चाहिए, ताकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए। बिकॉज हाईवेज के लिए ईवीज इतने अच्छे से बने नहीं है। तो ट्रैवल ब्लॉगर्स हो गए या फिर जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, हाईवेज पे निकल जाते हैं, उनके लिए इतना शौक नहीं है। इंडिया का ईवी स्टोरी वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है फॉर स्टॉक मार्केट प्लेयर्स। हम अभी एस कर्व के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। यहां से ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है, लेकिन आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कतई मत कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। उन कंपोनेंट्स को चुनिए जिनका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल्स अच्छे हो, और जिनके पास एक क्लियर कट फ्यूचर रोड मैप हो। सिर्फ गाड़ी बनाने वाले नहीं, पूरे इकोसिस्टम पे आपको नजर रखना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी का 6 महीने में प्राइस पैरिटी का सपना शायद ओवर ऑप्टिमिस्टिक मेरे को थोड़ा लगता है, लेकिन अगर 2-3 साल के नजरिए में देखें तो ये एक सच्चाई बन सकता है। आई वुडंट बी सरप्राइज, बिकॉज इंडिया ने लास्ट कुछ सालों में जिस हिसाब से ग्रोथ दिखाया ना गाइस, आई वुडंट बी सरप्राइज। और इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर बनने का सपना भी फिलहाल के लिए मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। इंडिया के पास डेमोग्राफी है, डिमांड है, डिविडेंड्स है, डिविडेंड्स इन द सेंस डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, और अब पॉलिटिकल विल भी है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन की गुत्थियां सुलझा लेना, तो ये ईवी रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर लाने से उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। अब आखिरी सवाल, इस पूरे एनालिसिस के बाद आपकी अगली गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक? अगर आपका अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी ईवी स्टॉक में होगा तो वो कौन सा होगा? और अगर आपको लगता है कि ईवी को कोई और चीज रिप्लेस कर सकती है तो वो कौन सी होगी? ये सारी चीजें आप कमेंट्स में याद से रखिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। कुछ भी पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।